हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, गजब, जबरदस्त होंगे। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल प्रभि विद्यापीठ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा, हमने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट किया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने लास्ट दो क्लास मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की कराई है, और उन क्लासों में मैंने आपको थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्ट होती है। प्लस में मैंने फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण बताया। नामकरण के साथ साथ मैंने उसका विस्तार भी आपको बताया, और विस्तार के बाद मैंने वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाली प्रजातियां जो वहां पर निवास कर रही थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको निर्माता बताए, उसके उद्भवकर्ता भी बताए थे साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि काल यानी तिथि निर्धारण क्या था, उसका काल क्या था, कि किस समय से किस समय के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता उभरी थी। ठीक बच्चे, उसके बाद जो हमने पढ़ा था, उसके बाद मैंने बताया आपको उसकी मोहर की सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें क्या कहती हैं, कहां कहां वहां पर मोहरें पाई गई। ठीक, उसके बाद यहां पर हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी, और वहां की कला के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो होगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का जो बचा हुआ पॉइंट है उसके आगे की क्लास होगी। करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास को। ठीक, चले सिंधु घाटी सभ्यता में आगे जो आएगा आपका सामाजिक, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति। कौन कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में आज जानेंगे, उसके बाद धार्मिक स्थिति के बारे में आज जानेंगे, और आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का है। समाज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि सिंधु घाटी की सामाजिक स्थिति क्या कहती है। ठीक, अब सामाजिक स्थिति में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिति में वहां बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे क्या मिलता है, वहां का परिवार, उसके बाद वहां की वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था थी कि वहां का परिवार कैसा था, वहां पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी या वर्ग व्यवस्था थी। उसके बाद इस सामाजिक व्यवस्था में उनका वस्त्र एवं पोशाक क्या थे, उनका खान पान कैसा था, उनका श्रृंगार किस प्रकार का होता था। तो ये सब चीजें आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं, और उनके मनोरंजन के साधन क्या क्या रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज से भी प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वहां का समाज किस प्रकार का था। ठीक है, थोड़ा बेटा तबीयत ऐसी थोड़ा खराब हो रही है, तो क्लास को धैर्य से देखना है ना, हम तो करा ही रहे हैं। चलो, तो इसकी परिवार की स्थिति देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार की स्थिति क्या कहती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार ही समाज की मूलभूत क्या होती थी, इकाई होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार ही समाज की क्या होती थी, मूलभूत इकाई कहलाती थी। और जो समाज होता था सिंधु घाटी सभ्यता का बेटा, समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज होता था। कैसा समाज होता था, मात्र सत्तात्मक समाज हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ वहां दास प्रथा भी देखने को मिलती है। समझे? तो दास प्रथा के भी प्रचलन यहां पर होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। कौन सी प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का भी प्रचलन हमें देखने को यहां मिलता है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दो पॉइंट इंपोर्टेंट यहां पर ये याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी, और साथ ही साथ यहां पर जो है दास प्रथा का प्रचलन भी था। दास प्रथा क्या होती है भाई, यानी दास वहां पर पाए जाते थे। बात क्लियर हुई? समझ गए होंगे सभी बच्चे। चलिए अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था। तो ऐसा कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, लेकिन वर्ग व्यवस्था देखने को मिल जाती है। अब हम बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो वर्ण व्यवस्था कहां पर मिली। तो बेटा ऋग्वेद आपका वैदिक काल आएगा, तो ऋग्वेद के आपका जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में हमें मिलता है क्या, वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर हमें देखने को बेसिकली क्या मिलता है, वर्ग व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ग व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का उद्भव नहीं था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नगर नियोजन एवं भवन संरचना के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा।
क्लियर? कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा, जैसे विद्वान वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, ठीक है, या आपका व्यापारी वर्ग हो गया और योद्धा वर्ग हो गया। तो बेसिकली ये 4 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग और श्रमिक वर्ग। कौन कौन से? ये 4 वर्ग इंपॉर्टेंट है। ध्यान, वर्ग व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता में, वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बसा के रखें, ठीक है? तो विद्वान कौन होते थे? तो ऐसा वर्ग जो अपना जीवन किससे? बौद्धिक श्रम के माध्यम से जीता था, बौद्धिक श्रम करता था, ठीक है? इसे क्या कहा जाता था? पुरोहित भी कहते थे, पुरोहित भी कहते थे। राजा के साथ राजा की हेल्प भी करता था ये, तो इसे पुरोहित भी कहा जाता था। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हुआ सभी को? तो ये ऐसा था, विद्वान वर्ग कैसा था? जो अपना जीवन बौद्धिक श्रम के माध्यम से जीता था। प्लस में योद्धा वर्ग कैसा होता था बेटा? तो ऐसा वर्ग माना जाता था जो किले की दीवारों पर नगरों की क्या करता था? सुरक्षा करता था, नगर की सुरक्षा करता था। ये अगर नगर की सुरक्षा कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? योद्धा। यानी भाई नगर को सुरक्षित रखेगा तो उसे योद्धा ही तो कहेंगे। जैसे हमारे देश की सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारे बॉर्डर पर सेना में जवान है वो हमारे देश की चारों तरफ से रक्षा करते हैं ना, बॉर्डर से रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही ये नगर के चारों तरफ जो दीवार होती थी, प्राचीर होती थी, उसके सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते थे। जिनके पास अस्त्र शस्त्र भी पाए गए थे उसे हम योद्धा वर्ग में रख देते हैं। तीसरा आता है व्यापारी वर्ग। ऐसा वर्ग था जो अपना जीवन व्यापार करके बिताता था। कैसा वर्ग था बेटा? याद रखेंगे, ऐसा वर्ग था जो अपना जीवन व्यापार करके बिताता था। अगला श्रमिक वर्ग। इस वर्ग में निम्नलिखित लोगों को रखा गया। किन किन लोगों को रखा गया अभी श्रमिक वर्ग में? जैसे आपका कृषक हैं, सुनार हैं, जुलाहे हैं, बढ़ई हैं, कुंभकार हैं, मनके एवं मोहर बनाने वाले शिल्पी आदि। तो श्रमिक वर्ग कंप्लीट रूप से पूरा श्रमिक वर्ग जो श्रम से अपना पेट पूजा करता है, अपना जीवन यापन करता है, अपना परिवार को पालता है, उसे हम कहाँ रखेंगे बेटा? उसे हम श्रमिक वर्ग में रखेंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। इनका जो कृषक वर्ग था, एक आपका सुनार जो होते थे, जुलाहे होते थे, बढ़ई होते थे, कुंभकार होते थे और मनके एवं मोहर बनाने वाले शिल्पी जो थे, इनको हम श्रमिक वर्ग में रख लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में वस्त्र और पोशाक कौन कौन पहने, कैसे कैसे वस्त्र पहने जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या पहनते थे, ये बात हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए। वस्त्र एवं पोशाक। हड़प्पा काल के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के। ध्यान रखना, सूती वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए यहां से पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से सूती वस्त्र इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? चलिए, महिला और पुरुष दोनों धोती और शाल पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती और शाल पहनते थे। महिलाएं स्कर्ट एवं घाघरा भी पहनती थी। ठीक है, महिलाएं क्या पहनती थी बेटा? स्कर्ट एवं घाघरा पहनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण में भी निपुण थे। क्या थे? वस्त्र निर्माण में भी निपुण थे। क्लियर हुआ? तो वस्त्र निर्माण में भी, यानी वस्त्रों में कढ़ाई बुनाई का कार्य भी ये करते थे, वस्त्र का निर्माण करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ठीक, इस काल में या इस काल के सूती वस्त्र विश्व प्रसिद्ध थे। इनका व्यापार भी विश्व लेवल पर किया जाता था। ये बात आप लोग अपने दिमाग में आराम से बसा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सूती वस्त्र होते थे, वहां पर जो सूती वस्त्र था उसका व्यापार भी होता था, क्योंकि वे विश्व लेवल पर छाए हुए थे। अपनी छाप उन्होंने विश्व लेवल पर छोड़ी हुई थी, तो उनका व्यापार होता था विश्व लेवल पर। आप कहोगे जी विश्व लेवल पर कैसे होता था? तो मैंने आपको पहली क्लास, सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली क्लास थी उस समय पर मैंने आपको बताया था बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में ही इनका व्यापार होता था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, चीन की सभ्यता है, तो इनमें इनका सूती वस्त्र का व्यापार भी होता था। ठीक है, खान पान कैसा रहा होगा? तो खान पान में हम क्या याद रखेंगे कि खान पान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वाहारी था। कैसे सर्वाहारी? अर्थात यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। कैसे थे? शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब शाक में ये क्या क्या खाते होंगे? गेहूं है बेटा, जौ है, चावल है,
मटर के प्रमाण में मिले हैं तो मटर भी खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सरसों के प्रमाण मिले तो सरसों भी है। और मांस में क्या करते हैं, भेड़ और बकरी का मांस भी खाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, सर्वाहारी थे। वे मुख्यतः सर्वाहारी में गेहूं है, जौ, चावल, सरसों, बाजरा, चना, मटर आदि का भोजन करते थे। फल के रूप में ये खजूर, बेटा खजूर, नारियल, अनार, तरबूज आदि का प्रयोग ये किया करते थे। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि फल के रूप में ये लोग क्या करते थे, फल के रूप में क्या करते थे, फल के रूप में खजूर, नारियल, अनार, तरबूज आदि का प्रयोग ये करते थे। क्लियर हुआ। जबकि किसके रूप में, जबकि मांसाहार के रूप में ये किसका भोजन ग्रहण करते थे, भेड़ एवं बकरी आदि का मांस ये खाते थे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझे कि नहीं समझे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था बहुत ही विस्तृत, बहुत ही अच्छा, अच्छे से मतलब मेरा ये है कि देखिए कितना विकसित समाज है, विकसित समाज है। हर प्रत्येक प्रकार की चीजें मिल रही है। अब देखो श्रृंगार, महिलाओं के लिए श्रृंगार भी है, और ऐसा नहीं है कि वहां की महिलाएं ही करती थी, पुरुष भी श्रृंगार करते थे। इस सभ्यता के पुरुष एवं स्त्री आभूषण पहनते थे। कितनी अच्छी बात है, पुरुष और स्त्री आभूषण पहनते थे। और आज भी आप देखेंगे बहुत से पुरुष बाली पहनते हैं, है ना, ये कान में बाली डाल लेते हैं, हाथ में कंगन कड़ा डाल लेते हैं, ठीक, आपका उंगली में, फिंगर में अंगूठी डाल लेते हैं, तो वो भी तो आभूषण ही है। आज भी ऐसे होता, पहले भी ऐसे होता था, ठीक है ना। तो आभूषण पहनते थे। पुरुष एवं स्त्रियां दोनों लंबे केस रखते थे। क्या रखते थे, लंबे केस रखते थे, और केसों को फीता से बांध लेते थे। दोनों लोग कैसे रखते थे, केस आपके लंबे रखते थे। आज तो फैशन है आजकल तो, ठीक है ना, केस लंबे रखने का, तो केस लंबे पुरुष रख लिया करते थे। और आभूषण के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग हुआ है बेटा, तो आभूषण में सोना, चांदी, तांबा, कांसा एवं कीमती पत्थर के साथ साथ हड्डी आदि का प्रयोग ये आभूषण के रूप में करते थे। हड्डी आदि का प्रयोग ये आभूषण के रूप में करते थे। महिलाएं कंगन, कर्णफूल, पायल, चूड़ियां आदि पहनती थी। क्या पहनती थी बच्चे, पायल, कंगन, ठीक है ना, चूड़ियां, कर्णफूल इत्यादि ये पहनते थे। अंगूठी, ध्यान रखना, अंगूठी, कंठी, गले की कंठी, और भुजबंद, आपका बाजू में बांधने वाला भुजबंद स्त्री एवं पुरुष दोनों पहनते थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों क्या पहनते थे, कंठी, आपका अंगूठी, भुजबंद स्त्री एवं पुरुष दोनों पहनते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज के लोग हैं उनका श्रृंगार है कि वो श्रृंगार में क्या क्या श्रृंगार वो पहनते थे। क्लियर हुआ। पुरुष छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे। आजकल तो बहुत बड़ा क्रेज है बेटा दाढ़ी रखने का, है नहीं, आजकल सभी लोग दाढ़ी रखते हैं, ठीक है। तो उस समय के लोग भी क्या करते थे, दाढ़ी रखने का प्रचलन था, तो पुरुष दाढ़ी रखते थे छोटी छोटी। याद रखेंगे, नोट करके लिखा है बेटा मैंने, हाँ नोट इंपॉर्टेंट है ये, कि नाक में पहने जाने वाला आभूषण, यानी नाक की जो नथनी बोलते हैं ना उसे, तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण का साक्ष्य में यहाँ नहीं मिलता है। क्लियर हुआ। नाक में पहने जाने वाला आभूषण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मोहनजोदड़ो से तांबे की एक बाल पिन से मेरा मतलब यह है कि बाल में लगाने वाली एक पिन, ठीक है। तो तांबे की बाल पिन हमें देखने को मिलती है, कहां से, आप कहेंगे जी मोहनजोदड़ो से। क्लियर हुआ। हड़प्पा से श्रृंगारदान और अंडाकार चूड़ियां मिली है। श्रृंगारदान जानते हैं ना आप लोग, मेकअप बॉक्स जिसे कहते हैं ना, पूरा मेकअप का सामान उसमें आता है, ठीक। तो मेकअप बॉक्स अर्थात श्रृंगारदान कहां से मिला बेटा, हड़प्पा से देखने को मिला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था, तो आप याद रखेंगे किसका प्रयोग किया जाता था। तांबे का दर्पण होता था बेटा, किसका दर्पण, तांबे का। जब आप तांबे को बहुत अच्छे तरीके से घिस दोगे ना तो उसमें तांबे का दर्पण दिखाई देगा, ठीक है, उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा। क्लियर हुआ। उसके बाद हाथी दांत की कंघी भी बनाते थे अपने बालों पर। इतने लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों रख रहे हैं, तो उनकी कंघी के लिए, उनके बालों को निहारने के लिए, यानी उनके बालों को काटने के लिए, जैसे आज भी हम भी काटते हैं, है ना, तो उनके लिए एक हाथी दांत की कंघी होती थी। पाउडर भी होता था, लिपस्टिक भी होती थी, काजल इत्यादि का प्रयोग यहाँ के समाज के लोग करते थे। ध्यान रखना, लिपस्टिक का प्रमाण जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, साइंस पढ़ाऊंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर पढ़ाऊंगा, तो ये सबसे ज्यादा जो लिपस्टिक का प्रमाण मिला है चन्नू से मिला है।
चन्हू से मिला है। याद रखेंगे, कहां से मिला? चन्हू से देखने को ये मिलता है। बात क्लियर हुई? समझ गए होंगे? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ कि समझ गए। क्लियर? तो ये चीजें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की। और समाज में अब क्या होता था कि वो मनोरंजन भी करते थे। भाई समाज के लोग, आज हम लोग नहीं मनोरंजन करते, हम भी खेलते हैं, तो मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे कुछ। बात समझे? चलिए, तो मनोरंजन के साधन क्या होते थे बेटा? कि हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के अनेक प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने 7 पांसे मिले हैं। क्या मिले हैं? 7 पांसे मिले हैं। अब पांसे का मतलब क्या? शतरंज खेलते थे, है ना? शतरंज खेलते थे यहाँ के लोग। क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे। ठीक है, ये पांसा इस प्रकार का बना होता है। 3 साइड मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। ठीक है, 3 इसके पीछे है। आप पढ़ेंगे भी, पासा पढ़ते हैं ना, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है पासे का, तो ये शतरंज भी खेलते थे। जब हमें 7 पासे यहाँ पर देखने को मिले तो इसका मतलब ये शतरंज। दूसरी बात, लट्टू घुमाते थे, है ना? हड़प्पा से लट्टू मिला है। राखी गढ़ी से पिट्टू खेल के साक्ष्य मिलते हैं। पिट्टू यानी अपने पीठ पर बिठा करके उन्हें आगे छोड़ना है, तो पिट्ठू के साक्ष्य भी यहाँ देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर मिली और उस मोहर पर क्या है? मुर्गों को लड़ते हुए दर्शाया गया है। अर्थात ये मुर्गे को लड़ाते भी थे, आपस में लड़ा करके खेलते थे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर समारोह का अंकन है। ठीक है, जिसमें ढोलक वादक का चित्रांकन भी है। अब समारोह का अंकन मिल रहा है तो ढोलक वादक का चित्रांकन भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जब ये लोग आपस में समारोह में मिलते थे तो वहां पर नृत्य भी होता था, गायन भी होता था, और ऐसे ऐसे जो ये हमें जो ढोलक है और आपका जो वीणा है, इनका भी देखने को मिलता है प्रमाण। तो वीणा का चित्रांकन भी बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में है। समझे? क्लियर हुआ? दूसरी बात, और क्या करते थे? और ये अपने मनोरंजन के रूप में क्या करते थे? तो शिकार करते थे, मछली पकड़ने का इनका कार्य था। बात समझ रहे? तो शिकार करने का कार्य एवं मछली पकड़ने का कार्य भी इनका हुआ करता था। ठीक, धौलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं बच्चे। स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिलते हैं? धौलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यह है कि स्टेडियम अगर मिला है तो वहां पर ये क्या करते होंगे? खेलते होंगे। समझे? तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि धौलावीरा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से स्टेडियम का प्रमाण मिला है, तो आप कहेंगे जी स्टेडियम का प्रमाण धौलावीरा से देखने को मिलता है। ये मनोरंजन के साधन थे। क्लियर हुआ? ये था आपका बेटा सामाजिक स्थिति। समझ गए सामाजिक स्थिति में क्या क्या है? तो सामाजिक स्थिति बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। कौन सी स्थिति? सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन में आस्था रखते थे। क्या करते थे? धार्मिक जीवन में आस्था रखते थे। बेटा धार्मिक जीवन में आस्था रखते थे, इसका मतलब किसी ना किसी की तो पूजा करते ही होंगे, पूजा तो करते होंगे। तो उसके प्रमाण हमें देखने को मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर? तो क्या क्या प्रमाण मिले? आइए देखिए क्या क्या प्रमाण मिले। तो मातृ देवी की पूजा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। ठीक है ना? क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि मोहरों पर, किस पर? मोहरों पर अंकित नारी की आकृति से यह अनुमान लगाया गया है। और भाई मैंने आपको बताया समाज भी मात्र सत्तात्मक है यहाँ का। क्लियर? तो हड़प्पा से एक मोहर की प्राप्ति हुई जिस पर एक स्त्री सर के बल खड़ी हुई है और जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दर्शाया गया है। उस स्त्री के गर्भ से पौधा निकले हुए दर्शाया गया है और वो सर के बल खड़ी है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? तो इसे हड़प्पावासी मातृ देवी कहते हैं। अर्थात तो क्या कहते हैं? धरती की उर्वरता की देवी कहते हैं। धरती की उर्वरता की देवी कहते हैं। और सर जॉन मार्शल इसे पृथ्वी माता की संज्ञा देते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यह है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। क्लियर हुआ? आगे इसी मोहर के दूसरे ओर क्या लिखा है? एक पुरुष शस्त्र लिए हुए खड़ा है तथा
हाथ में उठाए हुए स्त्री खड़ी हुई, ठीक है, हाथ उठाए स्त्री खड़ी हुई, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मातृ देवी की पूजा में बलि भी दी जाती थी। क्या दी जाती थी बच्चे? क्या दी जाती थी? बलि। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर बलि का भी प्रमाण है, ठीक है ना, बलि का प्रमाण भी यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। ये है देखो आपका मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, मोहनजोदड़ो की बड़ी आपसे मोहनजोदड़ो से मिली है मातृ देवी की प्रतिमा। तो ये मातृ देवी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखो अब ध्यान रखना, मातृ देवी के साथ साथ बलि की पूजा, बलि भी दी जाती थी मातृ देवी को। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, नोट करके, कालीबंगा से एक मृण पट्टिका प्राप्त हुई है जिससे आपका पशु बलि की पुष्टि की गई है। मृण पट्टिका अर्थात मिट्टी की एक पट्टिका प्राप्त हुई है जिससे हमें पशु बलि की पुष्टि हो गई है कि यहां पर पशु बलि एक्चुअली में होती थी। ठीक, चलिए, बलूचिस्तान से स्त्री की मृण मूर्तियां मिली, और कैसी रूप में मिली? रौद्र रूप में। रौद्र रूप में एक मृण मूर्ति यानी मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है। जब मैं आपको कला पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, वहां भी शायद मैंने आपको बताया था कि मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की बनी मूर्ति है जो रौद्र रूप में कहां से मिली? स्त्री की मूर्ति बलूचिस्तान से देखने को मिली। पुरुष देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे बेटा? तो यहां पर पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा होती थी, ठीक है ना। किसकी पूजा होती थी? पशुपति शिव की पूजा होती थी। तो सेलखड़ी की पशुपति की एक मोहर मिली है जिस पर 7 अक्षरों वाला एक लेख मिला है। देखिए, ये आपकी पशुपति की है जिसमें 7 अक्षरों वाला एक लेख हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। 7 अक्षरों वाला एक लेख हमें यहाँ मिल जाता है। इसे सर जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया है बेटा? रुद्र शिव नाम दिया है। यह पुरुष देवता त्रिमुखी है और पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। देखिए, पद्मासन मुद्रा में विराजमान है कि नहीं है? ये पद्मासन मुद्रा में ही विराजमान है और पुरुष देवता है। उनके सिर पर 2 सींग लगे हैं तथा मोहर पर 6 पशुओं का अंकन है। कितने पशुओं का? 6 पशुओं का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, 6 पशुओं का अंकन। कौन कौन से पशु है बेटा? तो याद रखना, ये पशु इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इनके किस हाथ पर? बाईं हाथ पर। बाएं हाथ पर इनके कौन था? तो आप लिखेंगे बेटा, बाएं हाथ पर इनके कौन कौन था? एक तो था आपका गेंडा और भैंसा। कौन कौन था? बाईं हाथ पर इनके गेंडा और भैंसा देखने को मिला, जबकि दाहिने हाथ पर आपको देखो यहां पर भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये गेंडा है और ये भैंसा है। और जबकि आपका किस पर? दाहिने हाथ पर हाथी और आपका बाघ दिखाई देता है। दाहिने हाथ पर कौन कौन? हाथी और बाघ दिखाई देता है। बात समझ पा रहे हैं? आप कहोगे कि 4 है ये, तो 2 और बताओ, 2 कहां पर हैं? तो बेटा 2 इनके नीचे विराजमान हैं, ये रहे। ये 2 आपको हिरण उछलते हुए खेलते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो इनके नीचे की तरफ 2 हिरण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 2 हिरण देखने को मिल जाते हैं। ये आपके पशुपति शिव की पूजा करते थे मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग। और ये जो आकृति मिली है, आप लोग जानते हैं कि ये जो मोहर है कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। बनी हुई किस चीज की थी? सेलखड़ी की बनी हुई थी। मोहर वाली क्लास लास्ट वाली आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझाई थी क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वृक्ष पूजा भी करते थे बेटा, और वृक्षों में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो थी पीपल की पूजा। पीपल के साथ साथ ये नीम की पूजा भी करते थे, बबूल की पूजा भी करते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे, जिनमें मुख्य रूप से पीपल, नीम, बबूल एवं ताड़ आदि होते थे। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ को बाढ़ से गिरा हुआ, बाढ़ से मतलब जैसे पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ क्या है? दीवार यानी बाढ़ लगाई हुई है। अर्थात कहने का मतलब उसकी पूजा होती थी, उसकी पूजा की जाती थी। अर्थात समझ रहे हो आप? प्रकृति पूजा, है ना भाई। ये प्रकृति तो है, पेड़ है तो प्रकृति है, तो प्रकृति पूजा भी ये कर रहे हैं। तो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। उसके बाद पशु की पूजा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुओं में एक सींग वाले जानवर की पूजा करते थे। उसके बाद कुबड़ वाला सांड, ठीक है ना,
कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। कुबड़ वाले जिसकी आपको देखते हैं गर्दन के पीछे पीठ पर बहुत ऊंचा से आपका कुबड़ निकला हुआ होता है, उसकी पूजा भी ये करते थे। और सबसे ज्यादा महत्व जो इन्होंने दिया है वो दिया है एक सींग वाले जानवर को, जिसके अनुमान क्या लगाया गया बेटा कि होगा क्या, तो उसका अनुमान लगाया है एक सींग वाला गेंडा हुआ होगा वो। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे कि एक नोट लिखा है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाग पूजा भी करते थे। ठीक है, जो नाग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? नाग की पूजा भी करते थे। जो किसका प्रमाण? जो नाग की पूजा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना गया है। ठीक, और साथ ही साथ लिंग और योनि की पूजा हड़प्पा काल से शुरू हो जाती है। ठीक है, हड़प्पा काल से लिंग और योनि की पूजा भी शुरू हो जाती है। हड़प्पावासी एक पक्षी की पूजा करते थे, और पक्षी कौन सा था? फाख्ता। ठीक है ना, फाख्ता और हाजा पक्षी जिसे मोर कहा जा रहा है, उसकी पूजा भी ये करते थे। फाख्ता की पूजा भी ये करते थे। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्ह, है ना, स्वास्तिक चिन्ह जानते हो? स्वास्तिक चिन्ह सतिया जिसे हम लोग कहते हैं, आज वर्तमान में स्वास्तिक चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजा जाता है हमेशा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पूजा जाता था ये। ठीक है ना, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आप भी क्या करते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह बना लो जी। ऐसी तो बनता है भाई स्वास्तिक चिन्ह, है ना। ये इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह बना लिया जाता था। ठीक, तो स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ के लोग जानते थे। स्वास्तिक चिन्ह के भी अवशेष हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जल की पूजा भी होती थी, जल की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अंत्येष्टि संस्कार में भी विश्वास था। अंत्येष्टि संस्कार भी ये करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रिस्तान के प्रमाण भी मिलते हैं बेटा। अगर कब्रिस्तान मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते थे? ये लोग जानते थे कि अंतिम संस्कार कैसे होता है। ठीक है ना, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार कैसे किया जाता है, ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। इसमें भी ये लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे, विश्वास रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बहुत ही बेस्ट और अच्छे तरीके से आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा बेटा। अगर आप सब लोगों को समझ आता है, आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो बेटा इसे शेयर भी करते रहिए ना, ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाइए बच्चों तक। और बच्चे भी तो इंतजार करते हैं ऐसे कंटेंट का। आप तो हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप तो पढ़ ही रहे हैं हमारे से, तो इसे शेयर भी करते रहिए साथ साथ, है ना। और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेहनत के साथ आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो इसका एक तो लाइक और शेयर करने का तो बनता ही है। ठीक है ना, तो प्रत्येक बच्चा जो हमारी इस वीडियो को देखेगा वो लाइक और शेयर जरूर कर दे। और जो बच्चा नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी वीडियो इस चैनल के माध्यम से उसे प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये थी बेटा धार्मिक स्थिति। समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी? तो आर्थिक स्थिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? कृषि और प्रमुख फसलें पढ़ लेंगे। कृषि और क्या पढ़ लेंगे? प्रमुख फसलें पढ़ लेंगे यहाँ की। उसके बाद इनका पशुपालन क्या रहा, उद्योग धंधे आर्थिक स्थिति में आएंगे, और इनका व्यापार, ये व्यापार भी करते थे। अब देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और प्रमुख फसलें यहाँ की। तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का मुख्य उद्यम क्या था? कृषि कार्य था। कृषि करने के बाद ही अपना जीवन यापन करते थे, कृषि में संलग्न रहते थे। ठीक है ना, कृषि कार्य लोग करते थे, जबकि व्यापार भी करते थे। तो इस काल के लोग कृषि के द्वारा इतना अनाज उत्पादन कर लेते थे कि उसे अपने लिए भी, खुद के लिए बचा ले, और नगर में रहने वाले लोगों के लिए बचा ले, और साथ ही साथ उसका जो बचा हुआ अनाज होता था उसका व्यापार कर देते थे, यानी बेच देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना कृषि को उगाते थे, कृषि का उत्पादन कर लिया करते थे। डीडी कौशाम्बी एक इतिहासकार हमारे रहे, डीडी कौशाम्बी महोदय के मत के अनुसार सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी रही? कृषि से आधारित रही।
डीडी कोशाम्बी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन का आधार था, यानी वहां के लोग जो अपना जीवन यापन करते थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी, वो कैसे बनी? कृषि से बनी। अब घूम फिर करके बात यही आ जाती है कि उनका मुख्य केंद्र कहां पर है? कृषि करना। अगर वो कृषि नहीं करेंगे तो उनका अच्छा व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा और साथ साथ वो अपने लिए अनाज, और नगर में रहने वाले आपका जो लोग रहते थे नगर में, ठीक है, उनके लिए भी अनाज नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, तो कृषि उनका मुख्य कार्य था। इस सभ्यता की मुख्य फसलों में गेहूं कौन थी? गेहूं और जौ थे, ये भी याद रखेंगे। और अन्य फसलें क्या क्या थी? तो चावल के प्रमाण मिलते हैं बेटा, चावल में फसल थी यहाँ की। कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल, बालू, रंगपुर और, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बालू, रंगपुर, मोहनजोदड़ो से मिला है। गेहूं का साक्ष्य मिलता है, और गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देखने को मिला है। साथ ही साथ जौ का प्रमाण भी मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा आदि अन्य स्थलों से भी मिला है। उसके बाद बाजरे का साक्ष्य सुरकोटदा, सोर्तगुई और हड़प्पा से मिला। सोर्तगुई याद रखें, जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बता रहा था तो आपको याद आना चाहिए कि सोर्तगुई जो स्थल है वो अफगानिस्तान का स्थल है, ठीक है ना, अफगानिस्तान का स्थल है। तो यहां पर भी क्या होता था? बाजरा, ठीक है, तो बाजरे का साक्ष्य यहां से मिला। एक नोट लिखा हुआ है नीचे, नोट तो 2-3 लिखे हुए हैं, तो इन नोट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि नोट जो मैं लिख देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण किसका? लहसुन का। तो लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में पूछ, एक लाइन का क्वेश्चन मात्र और आ जाए एग्जाम में, आप सोचते रहोगे कि कहां से मिला होगा ये प्रमाण, तो आप कहेंगे हरियाणा से। कहां से? हरियाणा। एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, जो कौन सी साइट है? बालू, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लहसुन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हरियाणा के बालू से प्राप्त हुआ। दूसरी बात, सैंधव सभ्यता के लोग कपास, मेहंदी, अंगूर और मटर के भी प्रमाण, ठीक है ना, यानी मटर के भी प्रमाण यहां से प्राप्त है। अर्थात ये इनसे भी अवगत थे, ये जानते थे, इनके बारे में भी इनको जानकारी थी। किस किस की? कपास। और मैंने आपको बता भी दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाया जाता था। और लास्ट क्लास, अगर जो बच्चा हमारी क्लास शुरू से देख रहा है बिल्कुल बेसिक से, तो उसे पता होगा कि मेहरगढ़ में कपास के प्राचीनतम प्रमाण बताया था मैंने आपको, मेहरगढ़ में कपास का। और जबकि मेहरगढ़ जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता में कपास जो उत्पादन होता है सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। अगली बात क्या याद रखेंगे कि सैंधव घाटी सभ्यता के लोग ईंख से क्या थे बेटा? अनजान थे। ईंख से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंख से अनजान थे। क्लियर हुआ? कृषि उत्पादों का संग्रहण करने के लिए यह अन्नागार भी बनाए गए। अन्नागार मतलब जहां पर अन्न को एकत्र करके रख लिया जाए, संग्रह करके रख लिया जाए, इकट्ठा करके रख लिया जाए। तो बड़े बड़े अन्नागार भी प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा अन्नागार वहां से मिला है। क्लियर? आगे इनकी जो क्या थी? कृषि थी। इनकी कृषि का जो समृद्धि होती थी उसका मुख्य कारण जो था वो क्या था? तो उसका मुख्य कारण था बेटा नदियों के किनारे बसना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी नगर नदियों के किनारे थे, है ना, यानी सभी जो जितने भी स्थल हैं वो नदियों के किनारे थे। समझ पा रहे हो नहीं? तो ध्यान रखना, वैसे अगर देखा जाए तो कृषि की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? नदियों के किनारे बसना। क्यों? क्योंकि ये लोग खादर में, जो खादर का भाग होता था उसमें कृषि कर लेते थे, और बांगर का जो भाग होता था उसमें खुद लोग रहते थे। अब खादर का भाग कौन सा होता है? तो खादर का भाग ऐसा होता है बेटा नदी के किनारे, बिल्कुल नदी के किनारे वाला भाग, और बांगर का भाग जहां नदी का पानी पहुंच नहीं पाता, अर्थात ऊंचाई वाला हिस्सा, उसे कहते हैं बांगर। तो वहां ऊंचाई वाले हिस्से पर ये लोग रहते थे, और खादर के भाग में ये क्या करते थे? कृषि करते थे, उत्पादन कर लिया करते थे अपना। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के साधन के रूप में वर्षा का जल, ढेकली से ये सिंचाई करते थे, जलाशयों के माध्यम से, और कुआं।
जरा से मतलब बड़े बड़े तालाब बना रखे थे इन्होंने, जल संचय करते थे, एकत्र करते थे, जल को इकट्ठा करते थे ताकि कृषि के लिए पानी इकट्ठा करके और कृषि के द्वारा ये अपना उत्पादन कर सके, कृषि को और ज्यादा मात्रा में ये अपना उत्पादन कर सके। ठीक है, और कुआं भी, यहाँ कुआं के भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि अपवाद स्वरूप सोर्तगुई से नहर का साक्ष्य मिला है। बेटा नहर तो जानते ही आप सब लोग हैं, तो नहर का प्रमाण भी यहाँ अपवाद के रूप में मिल जाता है देखने को। कहां से? आप कहोगे सोर्तगुई, अभी बताया था मैंने आपको, अफगानिस्तान का स्थल है। इस सभ्यता में कृषि के उपकरण के साथ साथ पत्थर के उपकरण, यानी कृषि के उपकरणों में पत्थर के साथ साथ कांसे की धातु के उपकरण भी प्राप्त होते हैं, लेकिन लोहे के नहीं हुए। ध्यान रखना, लोहे के नहीं थे। तो ये याद रखेंगे, किसके? पत्थर के साथ साथ कांसा धातु के प्रमाण यहां मिले देखने को हमें, किसके? उपकरण के रूप में। और बनावली से मिट्टी के बने हल का प्रमाण भी हमें यहां मिल जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के बने हल का प्रमाण हमें कहां से मिला बेटा? आप कहोगे जी ये मिला आपका बनावली से। ठीक है, पशुपालन, अब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, ऐसा थोड़ी ना कि कृषि ही कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पशुओं में क्या क्या पालते थे? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, क्योंकि पशुओं का यातायात के रूप में, यानी यातायात के रूप में, साधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता था। पशुओं का यातायात के साधन के रूप में प्रयोग कर लेते। ठीक है, आगे प्रमुख पशुओं में हाथी, गधा, बैल, भेड़, बकरी, हिरण आदि यहां देखने को मिल जाते हैं। जबकि इनकी मोहर पर, जो मोहर हमें प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, मोहर वाली क्लास देखना फिर से, उन मोहरों पर गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन हमें नहीं मिलता। गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन हमें नहीं मिला है। किन पर? मोहर जो प्राप्त हुई है यहाँ की। जबकि बेटा यहाँ से ऊंट का अंकन अभी देखो मिलेगा आपको, ऊंट का प्रमाण भी यहाँ देखने को मिल जाएगा हमें, और घोड़े का भी प्रमाण हमें कुछ हड्डियां मिली हैं अपवाद स्वरूप। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एवं सुरकोटदा से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले। ये देखो, ये मैंने लिखवाया, अब ऊंट मिल भी रहा है और जबकि मोहरों पर छपा नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न अटपटा सा लगेगा आपको कि इनकी मोहरों पर ऊंट नहीं है, ये ध्यान रखना। जबकि ऊंट का प्रमाण भी मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से यहाँ का जीवाश्म मिला, हड़प्पा से मिला, कालीबंगा से मिला, सुरकोटदा से कुबड़दार ऊंट का प्रमाण यहाँ मिल जाता है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, किसकी बनी? मिट्टी की, यानी मृण मूर्ति है, किसकी? घोड़े की बनी हुई। और लोथल से घोड़े के 3 मृण मूर्तियां, कहां से? लोथल से भी। और साथ ही साथ सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियों का प्रमाण कहां से मिलता है? आप कहेंगे जी सुरकोटदा से देखने को मिलता है। दैट्स क्लियर, समझ में आया सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के समझ में आना चाहिए भी। और अगर आप कपिल सर की क्लास में है तो आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब छान लो, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? कि मैं मेहनत कर रहा हूं बेटा कंटेंट के साथ, आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत चल रही है, समझ रहे हो? उसके बाद देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधे। उद्योग की मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से उद्योग हुआ करते थे, किन किन के जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो उद्योग थे वो कौन कौन से थे। तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में आपका कपड़ा उद्योग हुआ करता था, मन का उद्योग हुआ करता था, और ईंट का उद्योग, धातु उद्योग, सीप उद्योग और मृदभांड उद्योग यहाँ बड़े ही महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो कौन सा उद्योग है? कहेंगे बेटा वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है? वस्त्र। ठीक है, आगे यहाँ सूत की कताई की जाती थी, बुनाई की जाती थी, कटाई भी प्रचलित थी। ठीक,
ईंट निर्माण के भट्टे मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हो जाते हैं। कहां से मिलते हैं बच्चा? मोहनजोदड़ो से ईंट निर्माण के भी हमें भट्टे देखने को मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर पकी हुई ईंट भी यानी बनाई जाती थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ के लोग आभूषण बनाने में दक्ष थे, आभूषण बनाते थे। तो जब अभी हमें पीछे पड़ा है कि यहाँ के लोग आभूषण पहनते भी थे, भाई पहनेंगे तो बनाएंगे तो है, ये सीधी सी बात है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ के लोग आभूषण बनाने में भी दक्ष थे। चनूतड़ो एवं लोथल में मनके बनाने की कार्यशाला, अर्थात मनके बनाने की कार्यशाला मिली, और साथ ही बालाकोट एवं लोथल में सीप बनाने का उद्योग केंद्र था। क्या था? सीप बनाने का। ठीक है, तो मनके और शीप बनाने के उद्योग भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट आएगा बेटा व्यापार, कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसे होता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, क्यों होता था भाई? जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि यहाँ के लोग अनाज भी उत्पादन ज्यादा मात्रा में कर लेते थे, वो खुद के लिए ही बचाते थे, नगरवासियों के लिए भी, और बचे हुए का व्यापार कर देते थे, और अन्य वस्तुओं का भी व्यापार के माध्यम से आयात और निर्यात दोनों रूप से करते थे। ठीक, तो यहाँ का जो व्यापार था वो मुख्य रूप से जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। ठीक, जल और स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। अब व्यापार होगा कहां से? तो भाई व्यापार होने के लिए समकालीन कुछ सभ्यता या समकालीन क्षेत्र भी तो होने चाहिए जहां पर मानव हो। तो पहली क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की, वहां पर मैंने आपको बताई सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताएं जहां से व्यापार भी होता था। समझे? तो देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत ही अच्छा एवं विकसित था। कैसा था? विकसित था। इनका व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से किया जाता था बेटा। किस किस से? स्थल एवं जल दोनों मार्गों से किया जाता था। स्थल पर कौन करता था यातायात में? किसका प्रयोग होता था? पशुओं का प्रयोग कर देते थे, उनमें लाद देते थे, बुग्गी में लाद देते थे, उनकी जो बोगी होती है। उसके बाद पोत निर्माण में, ठीक है ना, नावों द्वारा समुद्र के थ्रू व्यापार कर लिया जाता था। यानी नाव थी और लकड़ी की नाव बना करके उनके द्वारा ही क्या किया जाता था? व्यापार कर लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मुख्यतः मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया और साथ ही साथ मिस्र आदि देशों के साथ हो जाता था। यहां एक स्थल पड़ता है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार का चौराहा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम की दृष्टि से। और सुतकांगे डोर मैंने आपको बताया था कि सुतकांगे डोर कौन सा स्थल है? तो सुतकांगे डोर बेटा कौन सा स्थल है? सुतकांगे डोर आप कहोगे सुतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। बताया था नहीं बताया था? पश्चिमी स्थल है जिसे चौराहा भी कहा जाता है। इस सभ्यता का चौराहा कहा जाता है और यहां से व्यापार किया जाता था मुख्य रूप से। समझे? चलिए, क्लियर हुआ सभी कुछ चीजें। अब सिंधु घाटी सभ्यता थे, जो सभ्यता थी उससे क्या क्या तो हम आयात करते थे और क्या निर्यात करते थे। तो क्या आयात करते थे भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम आयात चीजें करते थे वो कौन कौन सी है, और जो निर्यात करते थे वो कौन कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से तांबा, हाथी दांत, खजूर, हाजा पक्षी, मनके, कपास एवं कुछ कीमती लकड़ियां। और कपास कर रहे हैं अर्थात यहां पर क्या बन रहा है? सूती कपड़ा। क्या बन रहा है? सूती कपड़ा। ठीक है, तो इसका भी हो रहा होगा। तो कुछ कीमती लकड़ियां एवं खाद्य सामग्री, अर्थात जैसे खाद्य सामग्री में गेहूं भी करते थे बेटा, ठीक है ना, जौ,
चावल, इन सब का व्यापार भी मुख्य रूप से होता था। अर्थात व्यापार कैसा है बेटा, आपको व्यापार कैसा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। कैसा व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहां पर किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार भी कर रहे हैं, और दोनों स्तर पर, यानी स्थल से भी और जल से भी। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन लोग आयात भी करते थे बेटा, और क्या क्या आयात करते थे तो देखेंगे, सोना है ना, ये बेटा आपका सोना बाबू वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड है। गोल्ड मतलब जो स्त्रियां अपना गहना बनवाती हैं, वही सोना कहां से होता था, आयात। कहेंगे कोलार खान। अब ये कोलार खान कहां पड़ती है, आपको जी कर्नाटक में पड़ती है। केजीएफ मूवी देखी होगी, अगर केजीएफ मूवी देखी है तो बेटा ये कोलार खान से संबंधित वहीं पर ही है ना। और कहां से होता था, ईरान से। दूसरा चांदी, अफगानिस्तान से चांदी का आयात और ईरान से चांदी का आयात होता था। टिन का आयात भी अफगानिस्तान से होता था और ईरान। और टिन का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, कैसी सभ्यता है बेटा, कांस्य युगीन सभ्यता है। बार बार बताना, बहुत याद रखना ये सब चीजें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कांस्य युगीन क्यों, क्योंकि तांबा और क्या मिला दे बेटा, तांबा में हम टिन मिला दें तो क्या बनता है, आप कहोगे जी ये बनता है कांसा। तो तांबे का भी आयात कर लिया जाता था। दूसरा लाजवर्द, लाजवर्द अफगानिस्तान से। क्या है बेटा, एक चमकीला पत्थर टाइप का है, ठीक है ना, नीला पत्थर, जैसे आप रिंग में डाल के पहन लेते हैं ना, रिंग में डाल लेते हैं, इस प्रकार का ये लाजवर्द। मोती क्लोराइड ओमान से मंगाया जाता था। कहां से, ओमान से मंगा लिया जाता था। और कुछ औषधियां हैं जो भारत में पहले से विराजमान है, अर्थात भारत के कौन से क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, यानी हिमालय के क्षेत्र से कुछ औषधियों का भी आयात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर लिया करते थे। बात सभी को क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझे बेटा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। अब बंदरगाह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेटा व्यापार हो रहा है। अब व्यापार हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे बंदरगाह पूछ लिए जाते हैं आपसे, मैचिंग में भी आएंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आपके कंपटीशन के एग्जाम हैं, ये पूछे जाते हैं वहां पर। एक लाइन, अगर 1 लाइन में प्रश्न आएगा तो 1 लाइन में पूछ लेगा कि लोथल बंदरगाह किस नदी पर कहां पर है। अगर स्टेट पीसेस पूछता है तो बेटा इनका क्या कर देगा, मैचिंग करो जी, 4 ऑप्शन मैचिंग करा देगा। और यूपीएससी पूछता है तो इसमें और चीजें ऐड हो जाती हैं कि किस चीज का व्यापार इस बंदरगाह से होता था, है ना, कथन निष्कर्ष वाला जो प्रश्न बनता है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो भगत्र राव एक बंदरगाह है, कहां पर है, किम नदी पर है। कौन सी नदी पर, किम नदी पर। एक मेघम बंदरगाह है आपका नर्मदा नदी पर है। अगला प्रभास पाटन है, हिरण्य नदी पर है। उसके बाद लोथल बंदरगाह है, साबरमती एवं भोगवा नदी के संगम पर है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि जी गलत हो गया शायद, कि यहां तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, बिल्कुल है, लेकिन बंदरगाह इन दोनों के संगम पर है ना, लिखवा रखा है ना मैंने, सरस्वती एवं आपका साबरमती एवं भोगवा नदी के संगम पर। और कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे अगर पूछ ले कि भोगवा निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल भोगवा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है या बसा हुआ था, और ऑप्शन में भोगवा हो ही ना, तब क्या करोगे, तो बेटा साबरमती लगाना पड़ेगा ना हमें, तो इसलिए साबरमती। बालाकोट बंदरगाह, बिंदार नदी, और सुतकांगेडोर जो चौराहा मैंने अभी बताया था, दास्क नदी। क्या बताया था मैंने इसे बेटा, चौराहा। किसका चौराहा है ये, सिंधु घाटी सभ्यता का चौराहा, जहां से व्यापार किया जाता था। समझ रहे होंगे सभी, ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी के, चलो बहुत अच्छी बात।
अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण। नगरीकरण क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि बेटा विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। क्यों नगरीय कह रहे हैं? पहली क्लास देखना, इसलिए नगरीय कह रहे हैं क्योंकि पहली क्लास में मैंने बताया था कि नगरीय क्यों कह रहे हैं। तो नगरीय में हम जो मुख्य रूप से देखते हैं बेटा, इसके नगर देखेंगे, किस किस प्रकार से इसकी नगर की संरचनाएं थी। इसकी नालियां हैं कुछ, कि नालियां कैसे बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसे बनी हुई थी, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन जो प्रणाली है वो विश्व की सभी सभ्यताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, तो चलेंगे हम नगरों के विभाजन को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के। आगे आवासीय भवन, यानी यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के भवन कैसे होते थे, और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की नालियां और इनकी मुख्य सड़कें कैसी होती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां और सड़कें कैसी होती थी। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा मोस्टली सभी को पता होगा, सभी को पता होगा मोस्टली, और पता होना भी चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता कहा। यह किसी को नहीं पता होगा, इसलिए तो हमारी क्लास में ज्यादा फायदा है बेटा, इसलिए तो के सर की क्लास में फायदा है देखने का। ये किसी को, बहुत कम बच्चों को पता होगा कि किसने सबसे पहले इसे नगरीय सभ्यता कहा। तो सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड नामक व्यक्ति ने इसे क्या कहा? नगरीय क्रांति कहा, है ना, नगरीय क्रांति। तो सैंधव नगरों का निर्माण सामान्य रूप से ग्रिड पद्धति के आधार पर किया जाता था। अब कहोगे जी ग्रिड पद्धति क्या है? ये तो चेस खेलते हैं ना, तो बॉक्स बने होते हैं उसके ऊपर, है ना, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, कुछ ही इसी प्रकार से पूरा एक फॉर्मेट में होता था। ठीक, इसी प्रकार से पूरा फॉर्मेट में बनाया जाता था नगर, बिल्कुल एकदम बराबर, सड़कें बिल्कुल समकोण पर काटती हुई। क्लियर? तो आगे देखेंगे हम कि इनकी सुरक्षा से संबंधित जो बात है और इनका विभाजन। अब विभाजन क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बात होगी बेटा विभाजन करने के लिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विभाजन भी हो रहा है। तो विभाजन कहीं ना कहीं इस पर्पज से हो रहा है कि यहां पर कुछ शासक वर्ग रहता था और एक निम्न वर्ग भी रहता था, और निम्न वर्ग का कार्य वही श्रमिक वाला वर्ग है। अब श्रमिक वाला वर्ग जो है वो मैदानी इलाके में बांट दिया जाता था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता होती थी उसके जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित है, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। क्या नाम दिया बेटा? एक पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। और ये जो पश्चिमी टीला है यही आपका दुर्ग कहा जाएगा, या इसे सीटाडेल भी कह देते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थे, परंतु कुछ नगर दो की जगह एक टीले पर भी बसे हुए थे। समझ पा रहे हो? अर्थात दो टीलों में ना होकर के एक ही टीला था। अर्थात कहने का मतलब समझ में आया कि पश्चिमी और पूर्वी टीला नहीं है, केवल यहां पर एक ही टीला है। जैसे कहां पर मिला? लोथल, सुरकोटदा, चन्नूदड़ो, ये स्थल जो है ये एक ही टीले पर बसे हुए थे। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम क्या, एक तो आता है आपका उच्च टीला जिसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता है, एक आता है बेटा आपका निम्न टीला जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी टीला भी कह दिया जाता है। अब पश्चिमी टीले में कौन बसता था? तो
पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग, वर्ग विभाजन है, वर्ण विभाजन नहीं है, बता चुका हूं। उच्च कोटि के लोग, उच्च वर्ग के लोग आपका इसमें बसते थे। और क्या कहा जाता था इसे? दुर्ग। क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। इस किले, इसे किला या दुर्ग कहा जाता था जहां शासक वर्ग रहता था। कौन सा वर्ग रहता था बच्चे? अरे कौन सा रहता था? शासक वर्ग यहां पर निवास करता था। पश्चिमी टीला सामान्यतः कैसा था? आयताकार या चतुर्भुजाकार भी होता था। आयताकार, ठीक है ना, और इसकी 4 भुजाएं भी हैं, ठीक है ना, तो चतुर्भुजाकार भी इस प्रकार से होता ही है, ठीक है। परंतु बनावली के सिटाडेल की योजना अर्धवृत्ताकार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कहा कि बनावली के सिटाडेल, अब सिटाडेल किसे कह रहा हूं मैं? ये पॉइंट पकड़ने वाले बात है बेटा। सिटाडेल किसे कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सिटाडेल उच्च नगर को या पश्चिमी टीले को। पूछा गया एक बार मतलब कई बार पूछा जाता है, एसआई में भी पूछा गया, वैसे तो यूपीएसआई में भी आया कि सिटाडेल क्या है। अब आपको पता होना चाहिए क्या है। जहां पर उच्च वर्ग यानी शासक वर्ग निवास करता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक उच्च नगर या पश्चिमी टीला है, उसे कहते हैं सिटाडेल। इस टीले को सिटाडेल या गढ़ भी कहा जाता था, बताया मैंने, ठीक है ना। तो बनावली की कैसी थी योजना कैसी थी बनी हुई? अर्धवृत्ताकार। उच्च नगर रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। रक्षा प्राचीर से मेरा मतलब यह है कि अगर मान लो इसको हम नगर मान लें तो ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। प्राचीर का अर्थ बेटा दीवार होता है, ये दीवारों से घिरा है। और इन्हीं दीवारों पर रह करके आपका जो योद्धा वर्ग है, कौन सा वर्ग? योद्धा वर्ग। वर्ग विभाजन में कौन सा? योद्धा वर्ग। यही योद्धा वर्ग इनकी रक्षा करता है, इसकी रखवाली करता है, इसको पहरा देता है, यानी देख रेख करता है। बात समझे? पॉइंट समझ में आ गया सभी को? चल, इस नगर को ढाल या मैदानी इलाकों में बसाया गया था, जिसमें आम जनता या श्रमिक वर्ग रहते था। आम जनता या श्रमिक वर्ग यहां पर निवास करता था। अपवाद स्वरूप कुछ निचले नगर भी रक्षा प्राचीर से युक्त थे। फॉर एग्जाम्पल इसका बेटा कालीबंगा है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? कालीबंगा। बड़े इंटरेस्ट के साथ, है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरा तो यही मानना है बेटा कि जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे किसी एग्जाम में मत बैठना। जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी, और जब आप हमारी क्लास से जुड़ेंगे तो, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा भी स्थल है जो रक्षा प्राचीर से घिरा है, अर्थात जिसके निचले नगर, यानी निचले मतलब यही आपका निम्न नगर या पूर्वी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा है। कौन सा है? कालीबंगा। कौन सा स्थल है? आप कहोगे बेटा कालीबंगा। समझ गए होंगे। ये देखिए कुछ प्रारूप है भवन का। आवासीय भवन ऐसा हुआ करता था, सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आवासीय भवन है। यहाँ पर ये पैड़ियां भी बनी हुई हैं, ये रही देखो, ठीक है ना, सीढ़ियां बनी हुई है यहाँ पर। आवासीय भवन कैसे बने हुए होते थे बेटा? आवासीय भवन आप कहोगे जी अब यहाँ ईंट उत्पादन हो रहा है, भट्टे मिल रहे हैं यहाँ से, तो ईंट बनाई जाती होंगी पकी हुई। अगर भट्टे पकाने के लिए मिल रहे हैं तो ईंट बनती होंगी, नहीं बनती होंगी? तो ध्यान रखना, यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, लेकिन अपवाद है जरूर फिर भी एक जगह। और कहां पर है? कालीबंगा। और कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कैसी ईंटों के मकान? कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। समझे? मकान जो होते थे वो एक मंजिला होने के साथ साथ बहुमंजिला भी थे, क्योंकि यहां पर किसके?
सीढ़ियां बनी हुई थी, सीढ़ियों के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, घरों में सीढ़ियां बनी मिली है जिससे प्रतीत होता है कि मकान बहुमंजिला भी थे। और मकानों में जो फर्श डलता था ना बेटा, वो कच्चा होता था। कैसा होता था? कच्चा। लेकिन यहां फिर अपवाद है। अपवाद ये है कि एक स्थल ऐसा है आपका कालीबंगा कि वहां के फर्श पक्की ईंटों के बने थे। कैसे बने थे? पक्की ईंटों के। और जो मकान होते थे उनकी जो खिड़कियां थी वो किधर खुलती थी? बाहर, मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। कहां खुलती थी? वहां के दरवाजे और खिड़कियां सड़क पर न खुल करके गली में पीछे की ओर खुल जाती थी। यानी मुख्य सड़क पर वो अपनी खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलते थे। कहां खोलते थे? आप कहोगे जी गली में। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। आप अपने घर की बेस पर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। अब आप कहोगे जी बोर लग रहा है, ये हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है जी। बेटा चीजों को समझो, कैच करो कि मैं पढ़ इतना नहीं। आप देख रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरे से चौथा लेक्चर है ये। चीजों को गहराई से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से। तो इन्हें समझो, देखो और अपने नोट्स साथ साथ बनाओ ताकि भविष्य में आपके काम आए। परखो बेटा यूट्यूब पे चीजों को। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी देखो, जहां आपको अच्छा लगे वहां देखो, लेकिन एक बार देखो तो सही जरूर। आपको समझ आ जाएगी कि यहां पर वीडियो में मिल क्या रहा है और अन्य लोग हमें क्या कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। समझे? चलो, अपवाद स्वरूप एक स्थल ऐसा है जहां के दरवाजे कैसे थे बेटा? जहां के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुल जाती थी। ये अर्थात इसकी जो दरवाजे और खिड़कियां हैं गली में नहीं है, कहां पर है? आप कहोगे जी मुख्य सड़क की ओर खुल रही है। कौन सा स्थल है? लोथल। ठीक है, गुजरात का स्थल है लोथल, है ना। अब आपको स्थल पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भी? अब लास्ट क्लास इसलिए देखी होगी बेटा, उसे पता होगा क्योंकि मैंने वहां विस्तार बताया था आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कितना विस्तार था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है ना। चल, अब देखते हैं नालियां। सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां कैसी बनी हुई थी? तो सभ्यता में नालियां 3 भागों में विभाजित थी। घर से शुरू होती हुई छोटी नाली, गली की नाली और मुख्य सड़क की नाली। देखो जैसे ये एक मुख्य सड़क है, मैं आपको बता देता हूं भी। ये एक मुख्य सड़क है, ठीक है। यहां से एक सड़क जा रही है, गली वाली सड़क, और यहां से छोटे से रास्ते कट रहे हैं। इसमें घर है, इसमें आपका ये मकान बने हुए हैं। अब बेटा यहां से जो नाली गुजरेगी, यहां से नाली गुजरी घरों की, गली की नाली। उसके बाद बेटा ये मुख्य सड़क, इस पे जो आई है गली वाली जो नाली है उसमें आ गई, और उसके बाद मुख्य सड़क पर ये नाली चली जाती थी। तो 3 प्रकार की नालियां होती थी। हड़प्पा सभ्यता में नालियां भी कैसी बनी होती थी बेटा? पक्की ईंटों की बनी होती थी। लेकिन अपवाद है, और अपवाद को एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से पूछना जानता है। वो जानता है कि अपवाद बच्चा याद नहीं करता जल्दी से, उसे तो केवल ये पता है कि पक्की ईंटों की है, भाई सभी जगह ऐसी होंगी, है ना। तो अपवाद स्वरूप लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी मिला है बेटा कालीबंगा से। कहां से? अब आप देख रहे हो कालीबंगा ही अपवाद चल रहा है ना। तो इसलिए चीजें थोड़ा ध्यान से, ठीक। बाकी सभी जगह कैसी थी नालियां? पक्की ईंटों की बनी थी। नालियों को सुव्यवस्थित ढंग से ढक दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद उनकी जो सफाई हेतु मैन हॉल बनाए जाते थे। यानी मैन हॉल जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे, मैन हॉल बना दिया जाता है, और मैन हॉल में सीढ़ियां ही बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जल निकासी की व्यवस्था के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता माना जाता है। अब समकालीन सभ्यताएं वही आपका फिर घूम फिर के आती हैं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन सभ्यताओं में सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जल निकासी के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता को। क्लियर हुआ? समझ गए सभी लोग? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? और अगर अच्छे से क्लियर हो रहा है तो बेटा कमेंट जरूर कर देना क्लास में, ठीक है ना। बता देना कि आपको कहां पर चीजें समझ नहीं आ रही है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। जब तक आप क्लियर नहीं है तब तक इसमें दिल में सुकून सा नहीं मिलता।
और सुकून तभी मिलेगा जब बच्चे को सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ गुरुजी मजा आ गया पढ़ने में, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, आज पहली बार क्लियर हो गई, है ना। चल अगर हम देखते हैं कि सड़कें, और सड़कें कैसी थी बेटा, सड़कें कच्ची बनी हुई थी। कैसी बनी हुई थी, कच्चे। और फिर अपवाद आता है कालीबंगा, जहां की सड़कें कैसी बनी थी, पक्की सड़कें प्राप्त होती हैं। और सड़कें कैसे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बेटा। कैसे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो ये काट रही है समकोण पर, ठीक है, ये होगी आपकी सड़क, ठीक है। कैसे काट रही है, समकोण पर काटती थी। सड़कों का जो विभाजन था वो कैसे था, देखो कैसे था। तो सड़कों में एक मुख्य सड़क होती थी जिसे क्या कहा जा रहा है, राजपथ कहा जा रहा है। राजपथ कहा गया है। 10 मीटर से ले अधिक चौड़ी होती थी, थोड़ी 10 मीटर से अधिक चौड़ी। छोटी सड़क होती थी 3 मीटर की, और एक बेटा गलियों वाली सड़क होती थी, जो भवन से, हमारे जैसे भवन से निकलेंगे एकदम गली में प्रवेश कर देते हैं, वो वाली सड़क। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है कि सड़क पर सफाई की व्यवस्था थी, जिसके लिए कूड़ादान रखा जाता था या गड्ढा खोद दिया जाता था। देख रहे हो, कूड़ादान आज तो रखते भी नहीं है ना। बहुत सड़कों पर नहीं मिलेंगे कूड़ेदान। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी है इनके पास, तभी तो ये एकदम से समकोण पर बेहतरीन एकदम सड़क बनाई है, एक्सीडेंट भी नहीं होगा जल्दी से। तो ये चीजें बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में ली गई हैं सारी चीजें, और आधुनिक में हमने इन चीजों को देखते हैं, और इन चीजों को देख देख करके हम लोग भी कर रहे हैं, समझे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आज हो रहा है बेटा, पतन। पतन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई थी। अब इस पतन को लेकर के बहुत से इतिहासकारों में मतभेद भी है। कोई कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा और वहां के लोग वहां से यानी युद्ध में हार गए होंगे या मर गए होंगे, और वहां से कुछ जगह छोड़ करके चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो कैसे हुआ, कि बाढ़ आई होगी, है ना भाई, बाढ़ आई होगी तभी हुआ होगा। जैसा कि आप मोहनजोदड़ो मूवी देखते हो उसमें बाढ़ आती है, और ऐसा ही दिखाया गया है दृश्य में। लेकिन इस बात को खारिज भी कर दूंगा मैं। कैसे करूंगा बेटा, कि कुछ नगर नदियों के किनारे भी नहीं, मतलब कुछ जो क्षेत्र थे या स्थल थे वो नदियों के किनारे भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि सभी नगर बाढ़ के कारण गए हों। कुछ 2-4 स्थल ऐसे होंगे, हाँ जरूर, कि वो बाढ़ के कारण जो है वो समाप्त हो गए। और जबकि मार्शल साहब कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो ऐसा नगर है जो बाढ़ के कारण उजड़ा हुआ है, ठीक है ना। और कुछ लोग देखो, कुछ कह रहे हैं विद्वान कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, कुछ कह रहे हैं कि महामारी आई होगी, ठीक। तो इस प्रकार से विद्वानों में मतभेद है, सब अपना अपना मत दे रहे हैं। आज हम भी अपना ही मत दे रहे हैं भैया, उन्हीं के आधार पर। चलो देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक रूप से पतन नहीं रहा, है ना, सॉरी, क्रमिक रूप से पतन रहा, ना कि अचानक से। धीरे 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 जैसे जैसे बसी, जैसे धीरे 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 सिंधु घाटी सभ्यता बसी, वैसे ही धीरे धीरे इसका पतन हुआ। एकदम अचानक से नहीं हो गई खत्म ये, ठीक है। कुछ चीजें आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की हम मानते हैं, जैसे पशुपति शिव की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, प्रकृति पूजा करते नहीं, आज वर्तमान में आधुनिक में देखने को मिलेगी आपको, सब लोग करते हैं ज्यादातर, ठीक है, हिंदू में। इस सभ्यता के पतन, पाटन नहीं है बेटा, पतन है ना। इस सभ्यता के पतन में अनेक विद्वानों के मत हैं, और जो अलग अलग रूप में दिए गए हैं। जैसे एक कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण से इनका पतन हुआ। कौन कौन कहता है आर्यों के आक्रमण के लिए, कौन बताता है, देखिए कौन बता रहा है। सबसे पहले राम प्रसाद चंद्र एवं गार्डन चाइल्ड ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी, और उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों द्वारा 1500 ईसा पूर्व में आक्रमण करने के कारण हुआ था। अब मैंने आपको इसका समय बताया था बेटा, आप याद करो,
पुरानी में क्लास देख लो जिसने नहीं देखी है। मैंने आपको इसका समय बताया था बेटा, निर्धारित समय 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और जबकि ये कह रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व, तो बेटा 150 साल तो बहुत बैठते हैं। इसका अंतर दिख रहा है ना, तो 150 सालों का अंतर है कहीं ना कहीं। और आर्य आ रहे बाद में, कब आ रहे हैं? 1500 ईसा पूर्व में आ रहे हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं दिखाई जा रहा है टाइम पीरियड धीरे धीरे 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ाहट है। परंतु आर्य आक्रमण के सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जैसे रामशरण शर्मा का मत है कि आज तक ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिला ही नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि हड़प्पाई लोग और वैदिक सभ्यता के लोगों के मध्य युद्ध या लड़ाई जैसी चीजें हुई होंगी, और जिसके आधार पर हम कह दें कि हाँ आर्य लोग जीत गए थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग हार गए थे और यहां से उन्होंने पलायन कर दिया था। समझे? तो ऐसा कौन कह रहा है? रामशरण शर्मा जी कह रहे हैं। दूसरी बात, बाढ़ के कारण आया होगा, तो सर जॉन मार्शल और एसआर राव ने इस सभ्यता का पतन बाढ़ के लिए बताया कि इन्होंने माना कि बाढ़ ही उत्तरदायी है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। मार्शल तो यहां तक कि यह भी कह जाते हैं कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा। कितनी बार बेटा? 7 बार उजड़ा, और फिर 7 बार बस भी गया। कैसी आश्चर्यजनक बात हो गई है ना? 7 बार कोई नगर एकदम से बिल्कुल उसी रूप में विकसित भी हुआ और 7 ही बार वो उजड़ भी गया। तो कहीं ना कहीं मतों में खटपटाहट है, मतभेद है इन दोनों में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। अगला, कैनेडी जी आई है, और कैनेडी जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया जैसी महामारी के कारण हुआ। ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसी महामारी आई और धीरे 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 वो महामारी पूरी सभ्यता में फैल गई, और सभ्यता में फैलने के कारण ही धीरे धीरे यहाँ के लोग जो हैं मरते चले गए और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षीण हो गई, यानी समाप्त हो गई धीरे धीरे। ठीक। दूसरा एक और है, ऑरेनस्टाइन एवं अमलानंद घोष कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बेटा जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, अर्थात मौसमी परिवर्तन। अगर मौसमी परिवर्तन होगा तो बीमारी आएगी, और बीमारी कैसी बता रहे हैं कि मलेरिया जैसी बीमारी बता रहे हैं, और मलेरिया जैसी बीमारी जब धीरे धीरे फैलेगी तो सीधी सी बात है लोग बाग वहां के मरेंगे और सभ्यता का पतन भी हमें देखने को मिलेगा। अब ये 4 से 5 मत मैंने आपको बताया, जो सभी एग्जाम में दिख जाए ना खट्ट से लगा देना कि ये वाला है। ठीक है, चले भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ पुस्तकें, मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे जॉन मार्शल की सबसे पहली पुस्तक, सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक यही है आपका, 1931 में 1931 ईस्वी में प्रकाशित है। प्रकाशित है कब है? 1931 ईस्वी में। कौन सी है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। कौन सी है? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। क्लास में याद कर दो। अगली मार्टिमर व्हीलर, इंडस सिविलाइजेशन, इनकी एक पुस्तक है। अगला है एसपी गुप्ता, द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी सरस्वती नदी के आसपास का भी क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो द इंडस एंड सरस्वती नदी आपका जो है सिविलाइजेशन, इस पुस्तक का नाम है। स्टुअर्ट पिगट साहब की एक पुस्तक आती है जिसका क्या नाम है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। कौन सी पुस्तक है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। और मैकी की एक पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। और बेटा ध्यान रखना, ब्रिजेंट तथा रेमंड अल्विन की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बेटा कुछ पुस्तकें हैं आज की क्लास की। ठीक है, क्लास कैसी रही ये आप सब लोग हमें व्यूज जब आप देखेंगे इसे तब आप कमेंट करके बताना कि सर बहुत ही अच्छी क्लास है या क्या चीजें कमी है। बहुत ही अच्छा और दमदारी के साथ में बहुत टॉप का कंटेंट आपके लिए ला रहा हूं बेटा।
तो इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा देखकर शेयर भी करें और लोगों के पास भी पहुंचाएं, ताकि सभी का भला हो जाए। भाई आपका तो हो ही रहा है हमारे माध्यम से, है ना। प्रावी विद्यापीठ चैनल आपके लिए सारी चीजें करा रहा है धीरे धीरे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हमने लाइव क्लास स्टार्ट कर दी बेटा, एसएससी जीडी के लिए। और धीरे से मैं भी आपको कुछ समय पश्चात लाइव मिल ही जाऊंगा, है ना, जीएस के साथ। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट्स हैं या कुछ स्थल हैं, वहां से प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे, इसी कंटेंट के साथ, इसी दमदार कंटेंट के साथ हम आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बेटा, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।